दो महत्वपूर्ण मुद्दे। एक एससी एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच द्वारा एक फैसला आया है और इस फैसला यह है कि अग्रिम जमानत तभी मिल सकती है जब फर्स्ट इंस्टेंस ये साबित हो जाए कि अपराध नहीं हुआ है। मतलब कि इस फैसले में क्या कुछ खास है, कुछ नया है, इस पे चर्चा होगी। दूसरी बात, लोकशाही के 3 इम्पोर्टेंट अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तमिलनाडु के गवर्नर के रवैये पर एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से कि आप अगर 30 दिन तक अगर आप बिल नहीं पारित करते हैं, तो ये स्वतः पारित समझा जाएगा और ये राष्ट्रपति पर भी लागू होता है कि कोई भी इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर वहां से कोई विधेयक बन के जाता है राज्यपाल के पास या राष्ट्रपति के पास, तो क्या उनको अनिश्चित काल के लिए रोका जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। इन 2 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश माने साहब हैं, एडवोकेट भी हैं, इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट भी हैं और अपनी एक पार्टी भी चलाते हैं महाराष्ट्र में और देश भर में एक्टिव रहते हैं, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी। और कई बार अम्बेडकरनामा पर आपने सुना है, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट हैं। तो इन दोनों मुद्दों पर माने साहब से चर्चा होगी। स्वागत है सर। जी, जय हिंद सर। शुक्रिया। जी, जय भीम, जय भीम। इनिशियल रिमार्क दे दी मैंने। जैसा आपने 2 बातों का जिक्र किया, तो उसमें पहला जो एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट है 1989 का, जिसमें काफी बड़े बदलाव किए 2015 में, थोड़ा जी, स्ट्रिक्ट भी किया, और उसको लेकर चीफ जस्टिस के माध्यम से एक हाल ही में फैसला आया है कि एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट में अगर कोई गुनाह है तो फिर उसको एंटीसिपेटरी मतलब अग्रिम जमानत नहीं मिल जाएगी। इसके पहले जो भी जजमेंट थे इस सब्जेक्ट के ऊपर वो लगभग ऐसे ही थे। मुझे लगता है इस जजमेंट को लेकर पता नहीं क्यों, हो सकता है कि इसमें चीफ जस्टिस इन्वॉल्व है जो खुद शेड्यूल कास्ट तबके के हैं, इसलिए अहमियत मीडिया ने दी है, या मुझे मालूम नहीं। लेकिन इसके पहले भी जो कानूनी पोजीशन थी वो यही है कि इसके पहले भी अग्रिम जमानत कई बार दे दी गई है, और यह सिर्फ एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट को लेकर नहीं है। दूसरे जो भारतीय दंड संहिता या इंडियन पिनल कोड या अभी जो नया कानून उसका नाम बदल गया, उसमें भी प्रावधान यही था कि अगर क्राइम नहीं हुआ है, इस तरह की धारणा जिसको लीगली कहते हैं कि प्राइमा फेसी एफआईआर का जो डॉक्यूमेंट है वो पढ़ के ऐसा लगता है कि क्राइम नहीं हुआ है, तो फिर वो सभी क्राइम में, ये चाहे एट्रोसिटी का हो या जनरल हो, उसमें अग्रिम जमानत देना था, मिलती थी, और अभी तक यही कानून था। वही बात एट्रोसिटी एक्ट को भी लागू होती थी, आज भी है कि एट्रोसिटी एक्ट में प्रावधान तो है, एक्ट में प्रावधान है कि अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी, और इसके लिए सीआरपीसी की धारा इस कानून के ऊपर हावी नहीं हो जाएगी। ये प्रावधान तो है, लेकिन हालात में क्या होता था, हालात में कानूनी रूप से अदालतें इसमें अग्रिम जमानत देती थी, आज तक देती थी, अभी भी देती है। और उसका कारण यह है कि जो एफआईआर मतलब जो कंप्लेंट होती है, वो कंप्लेंट पढ़ने के बाद अगर अदालत को लगता है, कोर्ट को लगता है कि जो अलेज ऑफेंस है वो हुआ ही नहीं है, या उसमें कुछ सब्सटेंस नहीं है, या उस ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं हो रहे, तो अदालतें, कोर्ट्स उसको अभी भी इंटीरियम बेल या एंटिसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत अभी भी देती है। लेकिन इसमें जो कहा गया कि अग्रिम जमानत नहीं होगी, तो इसका मतलब और एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम ये है, इसका मतलब पुलिस छानबीन करेगी, इंक्वायरी करेगी, और इंक्वायरी करेगी तो वो एफआईआर रजिस्टर पहले करेगी कि या बाद में करेगी।
अब सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला है ललिता कुमारी का, काफी एस्टैब्लिश बड़ा फैसला है। वो ये कहता है कि अगर एफआईआर में प्राथमिक रूप से अगर लगता है कि इसमें क्राइम हुआ है, तो पुलिस की ड्यूटी बनती है उसको तुरंत रजिस्टर करे, देर ना करे। अभी भी जो नया सीआरपीसी का नया वर्जन आया है, नया कानून का, बीएनएसएस का, उसमें भी ये प्रोविजन है कि आपको तुरंत क्राइम को रजिस्टर करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसमें भी शायद ये चीफ जस्टिस के वक्तव्य का मतलब निकालकर अगर कोई कहेगा कि अग्रिम जमानत देगा या नहीं देगा, इसके लिए हमें इन एडवांस इंक्वायरी करनी होगी, तो फिर एफआईआर डिले हो सकता है। और जी इसीलिए ये जजमेंट कोई इतना माइलस्टोन नहीं है, इसके पहले भी यही हाल था, यही लेवल के जजमेंट दिए थे। और इसके लिए कि इस जजमेंट में ऐसा कोई नया ऐतिहासिक बदलाव आया, ऐसा कुछ भी नहीं है, कानूनी पोजीशन को बरकरार रखा है। जो दूसरी बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल का मुद्दा है और एक अहम मुद्दा है, मुद्दा बेसिकली ये है कि जैसा आपने कहा कि संविधान के या भारतीय लोकतंत्र के जो 3 स्तंभ है, उन स्तंभों के बीच में हमेशा टकराव रहा है और एक दो स्तंभ दूसरे के ऊपर हावी करने की कोशिश करता है, इसको हम इंक्रोचमेंट कहते हैं। दूसरी बात, जो जनता द्वारा चुने गए हुए लोग प्रतिनिधि होते हैं, एमपी एमएलए होते हैं, या उनकी जो मशीनरी होती है गवर्नर की, प्रेसिडेंट की, तो इनको लगता है कि हम लोगों से चुने हुए लोग हैं, इसलिए हम ही इस भारतीय लोकतंत्र में, प्रजातांत्रिक ढांचा में हम सबसे ज्यादा पावरफुल है। और इसलिए लोक प्रतिनिधि का बर्ताव कभी कभी दोनों जो स्तंभ है बाकी के, उसको बाईपास करके एक सुप्रीमसी लेवल का बर्ताव करता है। हालांकि भारतीय संविधान का जो ढांचा है, वो ढांचा को कानूनी रूप से ये कहा जाता है कि ये किसी को सुप्रीमसी नहीं देता है। सुप्रीमसी संविधान के साथ ही होती है और एक दूसरे जो विंग है, डिपार्टमेंट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये एक दूसरे को गलती को सुधारने का, प्रिवेंट करने का काम करते हैं। और इसलिए भारतीय संविधान को कहा जाता है कि ये संविधान चेक्स एंड बैलेंसेस, ये सिस्टम का एक नया परिचय है। इसमें ना कार्यपालिका सुप्रीम है, ना विधायिका सुप्रीम है, ना जुडिशरी या ना न्यायपालिका सुप्रीम है, बल्कि संविधान सर्वतोपरि है। इस तरह का सिद्धांत भारतीय संविधान का मूलभूत अंग है। अब इसके बावजूद जैसा मैंने कहा कि पॉपुलर बिलीफ क्या है, पॉपुलर बिलीफ ये है कि चुने गए नेता, एमपी, एमएलए, गवर्नर, प्रेसिडेंट, ये सुप्रीम है, ऐसा माना जाता है। और इसी के चलते यही होता आ रहा है अभी तक कि जो एमपी एमएलए है, सरकार में बैठे हुए मंत्री है, ये लोग ये समझते हैं कि हम ही सर्वोच्च है, न्यायपालिका सब्सिडरी है। और इसी के चलते कई बार न्यायपालिका और ये एग्जीक्यूटिव, इनके बीच में टकराव हुआ। और ये आज का टकराव नहीं है, ये बहुत पुराना टकराव है। ये टकराव शुरू से ही है, नेहरू सरकार के समय से ही ये टकराव शुरू हुआ था। और संविधान सभा के अंदर नेहरू जी ने इस मुद्दे को लेकर साफ तौर में कहा गया था कि किसी भी हालत में जुडिशरी ये चौथा स्तंभ नहीं बन सकती, ये चौथा स्तंभ नहीं बन सकती, क्योंकि तब तक ये प्रेस था, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड प्रेस। लेकिन जुडिशरी ये किसी भी हालत में चौथा स्तंभ नहीं बनेगा, फोर्थ स्टेट नहीं बनेगा। ये नेहरू जी ने पार्लियामेंट के अंदर, संविधान सभा के अंदर बिल्कुल कहा था। इसके बाद से ही ये टकराव शुरू हुआ। और आप उस टकराव के बीच, जिस बिहार में अभी एसआईआर को लेकर चर्चा है, लैंड एक्विजिशन को लेकर चर्चा है, तो उसी स्टेट में जब लैंड रिफॉर्म शुरू हुआ था, तो आपको याद होगा कि लैंड रिफॉर्म जो कानून पास हो गए थे 1951-52 में,
तो उसी वक्त न्यायपालिका ने इसको रोका था और तब से ये टकराव शुरू हुआ और उस टकराव के चलते अभी तक ये टकराव लगातार चला रहा, उसमें उतार चढ़ाव आ गए। एक समय तो पार्लियामेंट के अंदर ये बहस हुई थी कि जुडिशरी को भी सरकार में बैठे हुए लोगों की आवाज को टो करना चाहिए, संविधान को नहीं बल्कि रूलिंग पार्टी की फिलॉसफी को टो करना चाहिए। इस तरह की बातें पार्लियामेंट के अंदर होते होते ये लगभग द्वंद्व काफी सालों से चला है। अभी जो वर्तमान में 8 अप्रैल 2025 को 8 अप्रैल 2025 यस 8 अप्रैल 2025 को ये सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का एक फैसला आया। एक महादेवन जी है और एक पार्टी वाला है। उनका एक फैसला आया। वो किस मामले में फैसला आया? फैसला इसलिए आया कि उसका बैकग्राउंड ये है कि तमिलनाडु सरकार ने कई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लेकर अपॉइंटमेंट की थी और उस अपॉइंटमेंट को लेकर जो कानून बने थे उसको गवर्नर अप्रूवल के लिए, सिग्नेचर के लिए, एसेंट के लिए भेजा था और गवर्नर ने उसमें से 12 में से 2 को सिग्नेचर दिए थे और 10 को दबा के रखा था, अपने पास रखा था। तो अब गवर्नर जो बिल पास होता है विधानसभा के अंदर उसको गवर्नर कब रख सकता है? तो 3 हालत में रख सकता है वो। एक तो उसको एसेट देना है, मतलब सम्मति देना है। उसको नहीं देना है तो वो रिटर्न कर सकता है। ये विधायक मंडल को या विधानसभा को वो रिटर्न करता है। रिटर्न में वो जी लिख के देता है कि मैं उसको एसेंट क्यों नहीं दे रहा हूँ और उसके बाद भी विधानमंडल में अगर पास किया तो वो गवर्नर को लागू होता है, बंधनकारक होता है, उसको अप्रूवल देना है, असेंट देना है। लेकिन तीसरी जो हालत है वो ये है कि कभी कभी गवर्नर ऐसे बिलों को अपने पास रखता तो है और बाद में उन बिलों को सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इस नाम पर प्रेसिडेंट को रेफर कर देते हैं उनके असेंट के लिए और फिर उसको काफी समय लगता है। इस तमिलनाडु मामले में यही हुआ कि लगभग कई सारे बिलों को प्रेसिडेंट ने असेंट नहीं दिया, काफी समय गया और समय गया तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। गवर्नर ने हाँ, गवर्नर ने असेंट नहीं दिया तो मामला तमिलनाडु सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब बात यह है कि गवर्नर और ये प्रेसिडेंट जो पद है उसकी कानूनी पोजीशन क्या है? कानूनी पोजीशन ये है कि वो सेंटर के एजेंट तो है ही, सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव है ही, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है। उनको राज्य सरकार द्वारा बहुमत से पास किया हुआ कोई भी बिल ये उनके ऊपर बंधनकारक होता है कि उसको एसेंट दे दे। तो गवर्नर को इसमें अपने मनमानी तरीके से काम करने का अधिकार नहीं है। एक ऑप्शन है, उसको अगर कुछ गलतियां है तो वो लिखकर, कारण लिखकर वो विधानसभा को रिटर्न कर सकता है और विधानसभा ने दोबारा उसको पास किया और फिर गवर्नर के पास भेजा तो वो बंधनकारक होता है, फिर गवर्नर को कोई चॉइस नहीं है। तो जी ये जब कानूनी पोजीशन है इसलिए गवर्नर कोई इंडिपेंडेंट ऑफिस नहीं है। ये गवर्नर हमेशा मंत्रिमंडल द्वारा पारित बिल या कानून जो पास हुआ है वो सरकार का मत माना जाता है और वो मत के अनुसार गवर्नर को वो असेंट देना ही होता है। ये कानूनी पोजीशन है आज तक की। लेकिन अभी ये बीजेपी के जो गवर्नर आए और नॉन बीजेपी सरकारें जहां जहां आई वहां ये टकराव पैदा हुआ। ये मामला केरल में भी रहा, तमिलनाडु में भी रहा, फिर बंगाल में भी रहा। लेकिन ये तमिलनाडु का मामला जब कोर्ट में गया और 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के खंडपीठ ने फैसला दिया कि भाई चाहे वो बिल को असेंट देने का मामला गवर्नर लेवल का हो या प्रेसिडेंट लेवल का हो, कम से कम 1 और मैक्सिमम 3 महीने के अंदर उन्होंने असेंट देना है या रिजेक्ट करना है। दोनों में से एक करना ही होगा। इसको ज्यादा समय तक वो
पेंडिंग नहीं रख सकते। अब जी इससे इससे इनको झटका लगा, झटका इतना जोर से लगा कि इस बिल को लेकर केंद्र सरकार इतनी हताश हो गई कि जगदीप धनखड़ को आज कोई जानता भी नहीं है, सब कुछ भूल गए, पूरा देश भूल गया, कहाँ है उनका पता नहीं, शायद लापता, यही उनका पता है। लेकिन इन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्यूक्लियर मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल से उसकी तुलना की। फिर निशिकांत दुबे, शायद मुझे लगता है बिहार के हैं ये निशिकांत दुबे जी जी का भी, ये दुबे जी झारखंड का भी झारखंड झारखंड के हैं। तो दुबे जी का भी इस जजमेंट के ऊपर क्या टिप्पणी आई? टिप्पणी ये थी कि सुप्रीम कोर्ट इस देश में सिविल वॉर करने जा रहा है। तो ये जजमेंट से इतनी केंद्र सरकार हिली कि जिस तरह से वो प्रेसिडेंट ऑफिस, गवर्नर ऑफिस का इस्तेमाल करके अपोजिशन की जो रूलिंग सरकारें थी, रूलिंग राज्य थे, उनको कंट्रोल करने के विचार में थे। ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट उनके रास्ते में बीच में आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपको 3 महीने के अंदर तुरंत हाँ या ना असेंट देना या नहीं देना है, और नहीं देते तो उसको मान लिया जाएगा। जैसे इसमें लगभग कुछ बिल को एसेंट दिया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। अब परिणाम क्या हुआ देखो, परिणाम ये हुआ कि यहाँ केंद्र की बीजेपी सरकार जिस तरह से गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऑफिस का गैर इस्तेमाल इस मामले में करना चाहती थी, वो गेम प्लान सुप्रीम कोर्ट के कारण फेल हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद केंद्र सरकार के हाथ में था क्या? केंद्र सरकार कानूनी रूप से उसको रिव्यू कर सकती है, दोबारा उस सुप्रीम कोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन डाल सकती है। लेकिन उन्होंने रिव्यू पिटीशन नहीं डाला। इन्होंने क्या किया, फिर एक बार प्रेसिडेंट ऑफिस का गैर इस्तेमाल किया और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनके माध्यम से 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान की धारा 143(1), जिस 143(1) में सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मतलब जब केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि कोई कानूनी पेच पैदा हुआ है, लीगल प्रॉब्लम इवॉल्व हुआ है, खड़ा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने केस बिना सुने हुए अगर ये प्रॉब्लम आया है तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगने का कानूनी अधिकार संविधान के 143(1) के अंदर, आर्टिकल 143(1) के अंदर केंद्र सरकार को वो अधिकार है। अब इसी अधिकार का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट द्वारा ये 14 सवाल भेजे गए और 14 सवालों का दायरा क्या है? दायरा आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 संविधान का 200 और 201 इसी के बीच घूमता है। उसका मध्य केंद्र बिंदु क्या है? केंद्र बिंदु ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट गवर्नर पदों के ऊपर बैठे हुए आदमी को, प्रेसिडेंट के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है, आदेश दे सकता है, और दे सकता है तो क्या सही है? यही 14 सवालों का क्रक्स है, केंद्र बिंदु है। अब प्रोफेसर जी मैं आपको क्लियर बताता हूं, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे आदेश दिए थे, नंबर 1। नंबर 2, जब सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु केस में एक फैसला सुनाया है, तो उसको लेकर ऐसे सवाल फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेसिडेंट का ऑफिस का इस्तेमाल करके रेफरेंस के लिए भेजना ये गलत है, ये कानूनी रूप से गलत है। अगर केंद्र को लगता था कि वो फैसला गलत है तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर रिव्यू पिटीशन उसमें, वो उनका कानूनी हक बनता था, इसलिए वो ना करके वो अभी प्रेसिडेंट के माध्यम से फिर सुप्रीम कोर्ट के पास 143(1) के अंदर गए। अब मैं आपको कानूनी 2-3 बातें स्पष्ट करता हूं। एक, जब ऐसा प्रेसिडेंट का रेफरेंस जाता है
तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड है उसको एंटरटेन करना या नहीं करना, नहीं करना। वो सुप्रीम कोर्ट का आजादी है। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट जो भी एडवाइस देगा वो केंद्र सरकार के ऊपर बंधनकारक नहीं है, वो भी बंधनकारक नहीं है। अब यहां जब तमिलनाडु मामले में फैसला सुप्रीम कोर्ट के 2 खंडपीठ ने दिया था, तो अभी 5 खंडपीठ ने यह मामला एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी फैसला दे चुके हैं। उसके पहले भी बहुत सारे फैसले हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन मान लो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया, तो ये सुनवाई शुरू करने के पहले चीफ जस्टिस गवई का एक स्टेटमेंट आया था सुनवाई के दौरान। उन्होंने ये कहा था कि हम जब रेफरेंस सुनते हैं तो रेफरेंस का मतलब अपील नहीं होता, तो ये कोई अपील प्रोसीडिंग नहीं है, ये रेफरेंस प्रोसीडिंग है। और रेफरेंस प्रोसीडिंग का मतलब 8 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु मामले में गवर्नर के अधिकार को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो बरकरार रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो बरकरार रहेगा। ये 5 जजों का खंडपीठ उसमें कोई बदलाव नहीं लाएगा। ये जब बातें हैं कानूनी रूप से, ये जब बातें हैं और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ी लंबी बहस हो चुकी है, उसमें से सरकार, केंद्र सरकार के माध्यम से यही कहा गया कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को आप टाइमलाइन कैसे लगा सकते हो। तो मैं आपको कह रहा हूं, एक संविधान का अभ्यास होने के नाते, जब प्रेसिडेंट द्वारा इमरजेंसी भी लगाने का फैसला है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज किया जाता है। पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता था, अब उसको भी चैलेंज किया जाता है। तो समय सीमा गवर्नर और राष्ट्रपति को लगाना ये कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। अब इस मामले को लेकर संविधान सभा में प्रावधान बनाते वक्त पहले 6 हफ्ते का समय दिया था, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 6 हफ्ते का समय दिया था, लेकिन फिर बाबा साहब ने उसको अमेंड किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको सुधार ये किया कि एज अर्ली एज पॉसिबल, वो 6 हफ्ते की जो समय सीमा थी उसको हटाया और एज अर्ली एज पॉसिबल। और ये एज अर्ली एज पॉसिबल मतलब जितना जल्द हो सकता है उतना। ऐसे इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं, तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कम से कम 1 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर आपको अपने अधिकार का प्रयोग करना है, तो मुझे लगता है कि संविधान समय के साथ बदलता है, ग्रो होता है, डेवलप होता है। जब केंद्र और राज्य की सरकारें विभिन्न दलों की होती है और जब केंद्र द्वारा गवर्नर या प्रेसिडेंट पद का गैर इस्तेमाल करके विधायिका का काम राज्य सरकारों में रुकाया जाता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को बीच में हस्तक्षेप करना होगा, जो सही रूप से किया और समय सीमा डाली। ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 के फैसले में सही किया और इसलिए ये 14 जो सवाल द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को भेजे हैं, उसके ऊपर सुनवाई चल रही है, फैसला आएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस हालत में 8 अप्रैल 2025 का जो सुप्रीम कोर्ट का 2 जजों का फैसला है वही बरकरार होगा और गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर समय सीमा लगेगी और गवर्नर और प्रेसिडेंट को इसके आगे उसको मानना होगा। शायद यही आज की वक्त की जरूरत है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट सही है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शानदार बातचीत के लिए। प्रेसिडेंट हाउस से ये नहीं आ रहा है, चाहे गवर्नर हाउस से, कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कोई कानून पास करती है तो आप क्या 5 साल के लिए रोकेंगे? सवाल तो यही है ना, आप भी तो समय सीमा बताएं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, और दोस्तों आप देखते रहिए अम्बेडकर नाथ। थैंक यू सर। शुक्रिया शुक्रिया।